हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी ब्रेन क्राफ्ट। आज हम बात करेंगे पैराजंबल्स के बारे में, जो कि एसएससी और बैंकिंग एग्जाम में एक कॉमन क्वेश्चन टाइप है। पैराजंबल्स में आपको कुछ सेंटेंस को सही सीक्वेंस में अरेंज करना होता है ताकि वो एक कोहेरेंट पैराग्राफ बन सके। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप टिप्स देंगे कि कैसे आप पैराजंबल्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि पैराजंबल्स को इफिशियंटली कैसे टैकल किया जाए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम इस पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर के दौरान फॉलो करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, वो ये है कि आपको ओपनिंग सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, कनेक्टिंग वर्ड्स या फ्रेज को खोजना है। जैसे कि बहुत बार आपको ऐसे कुछ सीक्वेंस ऑर्डर मिल जाएगा, मैंडेटरी ऑर्डर मिल जाएंगे, उनको आपको पिक करने आना चाहिए। एक आपको सेंट्रल थीम, पूरे सेंटेंसेस को पढ़कर आपको सेंट्रल थीम समझ में आना चाहिए। तो इन सारे पॉइंट्स को ब्रेन में रखते हुए हम आगे के पैराजम्बल्स को सॉल्व करेंगे। तो पैराजंबल्स को सॉल्व करने के जो सबसे इजी एंड सबसे इफेक्टिव वे है कि हम पहले पूरे के पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। जितने भी ब्रोकन सेंटेंसेस हैं उन्हें पहले पूरा पढ़ लेंगे। उसके बाद हम ट्राई करें कि इस पैरा का क्या सेंट्रल थीम है, उसे हम आइडेंटिफाई करें। एंड फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि पहला सेंटेंस कौन हो सकता है एंड आखिरी सेंटेंस कौन हो सकता है। तो आप पहले पूरे सेंटेंस को पढ़ लेंगे इस बार। तो होपफुली आपने इसको पूरा पढ़ लिया होगा और इसे हम सॉल्व करेंगे। तो आप अगर पहले से, हमारा काम होता है कि पहले हम पूरा अच्छे से पढ़ लें, फिर पहले सेंटेंस को फाइंड करने की कोशिश करें। तो हम अगर ए को पढ़ते हैं तो ये बिकॉज से स्टार्ट होता है, राइट। तो ये हमारा पहला सेंटेंस तो नहीं हो सकता, ये पहला तो नहीं हो सकता। ऑन क्लाइंबिंग ही लुक डाउन एंड सॉलिड लाइन वाल, इस लाइक ये भी कोई न्यू आइडिया को नहीं शो करता। तो ये मेरा पहला तो नहीं हो सकता। वंस अ मैन, ये मेरा पहला हो सकता है, ये मेरा पहला हो सकता है। वन रेड वॉज ब्लैक एंड अदर वन वॉज वाइट, ये तो किसी दूसरे सेंटेंस का कंटिन्यूएशन है, ये किसी का मैंडेटरी सेंटेंस होगा, इसको हम फाइंड करेंगे आगे। अगर हम ई को पढ़े तो यहाँ पे लिखा है टू रेड्स वर, इसका ये मैंडेटरी था, यानी ई के बाद डी आएगा, ई के बाद डी आएगा। यहाँ तक मुझे ये समझ में आ जाता है, यहाँ तक पढ़ के द मैन रैन टू ट्री क्लाइंब ऑन इट एंड सेट ऑन ब्रांच, ये पढ़ के मुझे समझ में आता है कि एफ के बाद बी आ रहा होगा, एफ के बाद बी आ रहा होगा, राइट। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। मेरा पहला सेंटेंस सी हो रहा होगा, सी, ठीक। सी के बाद क्या हो रहा होगा, चेजिंग के बाद वो रन कर रहा होगा, सी के बाद एफ आ रहा होगा, एफ के बाद बी आ रहा होगा, ये हो रहा होगा। उसके बाद ई आ रहा होगा, फिर डी आ रहा होगा, फिर ए आ रहा होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने वाला है नहीं, तो एक्सेप्ट द पार्ट कि हम ऐसे वर्ड्स को खोजते हैं जो इनिशियल हो सकते हैं। वंस अ मैन ड्रीम्ड, ये कुछ नया आइडिया को बता रहा है कि ऐसा सेंटेंस जो किसी और सेंटेंस पे डिपेंडेंट ना हो, इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो किसी और सेंटेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। व्हाट आई मीन बाय दिस इज, अगर आप सेंटेंस बी को ऑब्जर्व करेंगे तो बी डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, तो मेरे एफ पे डिपेंडेंट है। एफ रन करके वहां पे गया, तब उसने क्लाइम किया, राइट। एफ रन करके अगर वहां नहीं पहुंचता है तो बी क्लाइम कैसे करेगा। अगर हम ए को ऑब्जर्व करें तो ये तो बिकॉज से शुरू नहीं होता है, आपको समझ में, ये तो ये बेसिक्स तो आपको याद ही होगी बिकॉज से शुरू हो रहा है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट रेड्स के बारे में बात हो रहा है, जिनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, इनको इंट्रोड्यूस किसी और सेंटेंस में किया गया था। किसमें किया गया था, डी में किया गया था। डी में भी इनको बस बताया गया था कि ये है क्या, इलेबोरेट किया गया था, किसी और सेंटेंस से एक्सपेंड किया गया था। ई के बारे में उसका पहली बार जिक्र किया गया था, उसके बाद डी, डी में उसके बारे में बताया गया था कि इसका ये कलर है। उसके बाद ये कर क्या रहे हैं वो हमने ए में बताया था। तो ये सब आपस में डिपेंडेंट थे, ए वाला डिपेंडेंट था डी पे, डी वाला ई पे। लेकिन जो सी सेंटेंस है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं था, ये खुद ही एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस था। तो ऐसे ही सेंटेंसेस को आपको फाइंड करना है। इस पैराजिम्बल में हम सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे, पहले हम इसे रीड करेंगे एंड फिर वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, समझेंगे।
तो होपफुली आपने इसे रीड कर लिया होगा पॉज करके, एंड आपने अपने खुद के वर्ड सेंटेंस ऑर्डर भी आपने अरेंज कर लिया होगा, एंड वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट आपने अंडरलाइन कर लिए होंगे। इस वाले पैराजम्बल में अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो आपको जो पहला सेंटेंस ये देखने को मिलेगा, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि यहाँ पे कोई चीज़ कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है। हमने कुछ किया तो हमें कुछ मिला, ये बस कुछ कंक्लूजन की तरफ ये इंडिकेट कर रहा है, तो हमारा पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। जो दूसरा है, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द सिटी दैट रिमेंस अनपर्टर्ब्ड इवन, इसका मतलब होता है कि अनडिस्टर्ब, लाइक उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा टाइप का। इवन एज इट्स बर्ड्स डिजर्टेड, तो ये हमारा एक आइडिया को बताता है, तो ये हमारा पहला इनिशियल सेंटेंस हो सकता है, ये एक आइडिया बता रहा। थैंकफुली द सिचुएशन इज नॉट एज होपलेस एज इट सीम्स, ये हमारा पहला नहीं हो सकता। मच एज वी ट्राई टू डिफेंड द seemingly irreversible modern life of these cities, इस सिटीज के बारे में कहीं और बात की गई होगी, किसी ना किसी एक सेंटेंस में बात की गई होगी। एंड दिस डेजर्शन, ये तो मेरा पहला हो नहीं सकता। एंड ये वाला जो होगा इसके बाद आ रहा होगा, बी के बाद ई आ रहा होगा। यहाँ से मुझे ये समझ में आया कि बी आ रहा होगा, बी के बाद ई आ रहा होगा। अगर हम ऑब्जर्व करें तो ई में यहाँ पे मेट्रोज की बात की गई, सिटीज, मेट्रो सिटीज के बारे में, एंड डी में उसके बारे में बताया गया, तो बी, ई और डी आ रहा होगा। Thankfully, the situation is not as hopeless as it seems. A small wooden box is all it has taken. System delicate tiny built tiny nest in its nooks and crannies, sit in solitude and rear of its stream. B के बाद मेरा C आ रहा होगा, एंड C के बाद A आ रहा होगा। अगर आप एसएससी जैसे एग्जाम्स में अपीयर करेंगे तो अगर आप 3-4 भी निकाल लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप बैंकिंग एग्जाम में बैठते हैं तो आपको पूरा निकालने आना चाहिए, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ ऐसा आते हैं। आपको बताना पड़ेगा विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी सेकेंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो आपको यहाँ से चेक करके बताना पड़ेगा कि कौन सा मेरा सेकेंड था। तो सेकेंड हमारा ई आया था ना, हमारा सीक्वेंस ये था बी, बी, डी, सी, ए। तो हमारा सेकेंड क्या है, तो ई आया, ऑप्शन नंबर 1। फिर क्या है, विच ऑफ द फोर्थ, फोर्थ क्या है, तो सी है, ऑप्शन नंबर 3। थर्ड सेंटेंस डी है, तो डी है मेरा ऑप्शन नंबर 2। फिफ्थ ए, फर्स्ट सेंटेंस इज बी, ऑप्शन नंबर 12। तो ऐसे आपको सारा बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं पहले। इस पैराजम्बल को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले आप इसका क्वेश्चन देखना चाहो तो क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन सेम रहता है बैंकिंग एग्जाम में, आपको बेसिकली बैंकिंग में पूरा का पूरा रीअरेंज करना ही पड़ता है। एसएससी में आप 3-4 अगर कर लेते हो, अगर आपको इनिशियल पता है, फाइनल पता है, तो आप कहीं ना कहीं से आंसर निकाल लेते हो, लेकिन बैंकिंग में ऐसा नहीं होता, इसलिए आपको करने आना चाहिए। अगर एसएससी वाले बच्चे इसको पूरा कर ले रहे हैं यानी वो बहुत अच्छी तैयारी करके रखें। इसको हम पहले पूरा पढ़ेंगे, पहला सेंटेंस क्या हो सकता है, आखिरी क्या होता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। पूरे के पूरे पैराग्राफ का सेंट्रल थीम क्या, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो इसका सेंट्रल थीम किसी के भी सोच के बारे में, घुसने के बारे में, लाइक कोई क्या सोच रहा है उसके अंदर आप घुस के वो जान सकते हैं कि वो क्या सोच रहा है। इन्हीं चीज़ों के बारे में बात की गई, कैसे ये आइडिया बहुत ही फैसिनेटिंग है, लोग इससे बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं इस आइडिया को, कि वो दूसरे क्या सोच रहा है वो जान सके। इसमें भी बात किया है कि इसी ज़माने में ये बहुत ही सस्ता हुआ करता था, लाइक बहुत चीप था। एंड आज क्या है कॉस्ट, यही मतलब इसमें ऐसे ही बात की गई सीक्वेंस में, तो हम वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या पहले आ सकता है एंड क्या बाद में आ सकता है। तो अगर आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करते हैं तो जो पहला सेंटेंस है हमारा, वो हमारा फर्स्ट नहीं हो सकता, जो ए है वो फर्स्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें बट सीरियसली से स्टार्ट होता है, ऑब्वियसली बात है। बट सीरियसली हाउ मच वुड यू पे टू नो व्हाट थॉट्स आर स्विमिंग अराउंड इन समवन एल्स हेड, यानी इससे पहले कुछ बात की गई होगी। सेकंड में लिखा है इन मोस्ट फिक्शनल मूवीज थस, ये भी मेरा पहला नहीं हो सकता। सच फैंटेस्टिकल क्वेश्चन, ये ऑब्वियसली बात है हमारा पहला नहीं हो सकता। सच फैंटेस्टिकल क्वेश्चंस। फिर यहाँ पे बात की है टुडे, टुडे टाइम। अब ध्यान देना, ये कहीं पास्ट की बात की गई है क्या, कहीं तो कुछ। अगर आपको A penny for your thoughts was first recorded inflationary accounting next at ancient penny worth more than $40। फिर जो स्टेटमेंट ई है हमारा, वहाँ पे द गोइंग रेट फॉर थॉट अ प्रोब इनटू द थिंकिंग ऑफ
into the thinking of another was once quite a bargain। ये ना हमारे यहाँ पे एक नया आइडिया को इंट्रोड्यूस कर रहा है। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि किसी जमाने में दूसरों के बारे में सोच पाना बहुत ही चीप था, बहुत हल्का था, लाइक सस्ता था। तो ये एक न्यू आइडिया को इंट्रोड्यूस करा जो कि है थिंकिंग ऑफ अनदर को, लाइक उसमें तुम डीप डाइव कर सको कि क्या कर रहा है वो जान सको तुम। तो ये एक न्यू आइडिया को यहाँ पे शो कर रहा है, न्यू आइडिया। ये सेंटेंस दूसरे सेंटेंसों पे डिपेंडेंट नहीं है, बाकी सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट है अभी। ये किस पे हमें ये नहीं पता चला, लेकिन बी है तो ये फिक्शन मूवीज कुछ होगा। सच फैंटेस्टिक क्वेश्चन यहाँ पे बात किया, यहाँ पे एक क्वेश्चन ए पे था, और भी आगे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कहीं कुछ और क्वेश्चन आ जाए। अगर आप एफ को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जो सेंटेंस ए था उसका एक कंटिन्यूएशन है। ए के बाद एफ आ रहा होगा, ए के बाद एफ आ रहा होगा, ये हमें समझ में आएगा हम जब एफ को पढ़ेंगे। यहाँ पे भी जो जी है उसमें भी लिखा है दिस स्टिल सीम्स क्वाइट अ बार्गेन, यानी ये भी किसी सेंटेंस के बाद आ रहा होगा। अभी हम इसमें पढ़ के पूरा रीअरेंज करेंगे, लेकिन अभी तक हमें इतना तो समझ में आ चुका है कि ये सब कुछ भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं है एक्सेप्ट फॉर ई। ई मेरा फर्स्ट सेंटेंस ही होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अब हम फाइंड करेंगे ऑर्डर को। तो पूरे सेंटेंस में जो सेंटेंस ई है उसने पास्ट की बात की है, पास्ट के बाद ई के बाद डी ने प्रेजेंट की बात की है। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले पास्ट की बात हमने कर ली है, वाज वंस क्वाइट अ बार्गेन, उसके बाद हमने टुडे की बात कर ली। उसके बाद फ्रिक्शन अकाउंट एंसेंट पेनी वर्थ मोर देन $40। तो वो जो पेनी था आज उसका वर्थ $40 है। उसके बाद अगर जी देखें हम, इवन विद द स्लाइडिंग वैल्यू ऑफ द डॉलर दिस स्टिल सिम्स क्वाइट अ बार्गेन, तो इतना बढ़ने के बावजूद भी ये इसे सस्ता ही लग रहा है। तो ई डी और जी होगा यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सिंपल था अभी तक हमने कुछ किया नहीं। उसके बाद हम पढ़ेंगे, फिर यहाँ से टॉपिक को टोन को चेंज करेगा, लाइक कुछ और बताने की कोशिश करेगा। बट सीरियसली हाउ मच वुड यू पे टू नो व्हाट थॉट्स आर स्विमिंग अराउंड इन समवन एल्स हेड। तो जी के बाद मेरा ए आएगा, एंड ए का कंटिन्यूएशन मेरा एफ था, ये हमने पहले से देख लिया था कि ए के बाद ही एफ आ रहा था। उसके बाद ये दो क्वेश्चन पूछने के बाद फिर सी, सच क्वेश्चंस हैव लॉन्ग बीन द ब्रेड एंड बटर ऑफ फिक्शन। एंड जो मेरा बी है उसमें तो थस है ही, वो मेरा पहले से मुझे समझ में आ रहा था कि कंक्लूजन वाला सेंटेंस है। तो ऐसे सिंपली हम अरेंज करते हैं, हम ये फाइंड करते हैं कौन सा मेरा पहला सेंटेंस हो सकता है, कौन सा सेंटेंस एक दूसरे के पेयर है। पहला सेंटेंस कौन सा होगा मेरा जो न्यू आइडिया को शो करता हो, पहली जो वो आइडिया को इंट्रोड्यूस करता हो, वो किसी और सेंटेंस पे डिपेंडेंट नहीं होगा। ऐसे फाइंड करते हैं, तो ये बार बार प्रैक्टिस करने से समझ में आता है कि कौन सा सेंटेंस हो सकता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इससे पहले जो हमारा प्रीवियस था उसका ये पूरा वो क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं, आपके खुद से टिक मार लेना। पैटर्न तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन आप फिर से प्रैक्टिस प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन पे हम पहले पूरा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जब आप पूरा पढ़ लेना तो फिर आप इसको पॉज करके फिर आगे देखना आप। अगर आप ध्यान से अगर आपने पूरा पढ़ लिया होगा तो आपको ये समझ में आ गया कि पैटर्न में साइंस के बारे में बात की जा रही है, टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है, इंजीनियरिंग के बारे में बात की जा रही है। जो पहला वो डिफिनेशन है, राइट, पहला वाला जो मेरा स्टेटमेंट डिफिनेशन है किसी चीज़ का, जो ई है वो भी डिफिनेशन है, और जो सी है वो भी किसी चीज़ का डिफिनेशन है। डी में टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है, अगर टेक्नोलॉजी जनरल चीज़ है तो उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताया जा रहा है, राइट। लेकिन जो मेरा डी में, राइट, जो डी है मेरा, डी एक कंप्लीटली एक न्यू आइडिया को इंट्रोड्यूस करता है, जो आइडिया ये साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग पे एक साथ बात करता है। द डिस्टिंक्शन बिटवीन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग इज नॉट ऑलवेज क्लियर। आपको कोशिश ये करना होता है कि आपको एक पैराग्राफ बनाना होता है, आपको पैराग्राफ का भी सेंस निकलना चाहिए, आप ऐसा ही पैराग्राफ फॉर्म करोगे। तो पैराग्राफ आपका कैसा हो सकता है, पहले तो आप बताओ कि डिस्टिंक्शन बिटवीन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग इज नॉट ऑलवेज क्लियर। आप पहले डी लिख सकते हो, फिर जो साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग का आप डिफिनेशन लिख सकते हो, क्योंकि इसमें डिफिनेशन है। यहाँ पे डी के बाद आप साइंस का डिफिनेशन लिखो, साइंस का डिफिनेशन किस में दिया, तो ए में दिया। और साइंस का लिखने के बाद आप पहले उसके बाद यहाँ पे आओ, तो साइंस के बाद हो गया, फिर टेक्नोलॉजी का डिफिनेशन लिखो, टेक्नोलॉजी का किसमें दिया, उसमें सी में दिया, तो आप यहाँ डी ए सी करोगे। टेक्नोलॉजी के बाद इंजीनियरिंग का डिफिनेशन लिखोगे, इंजीनियरिंग का डिफिनेशन किसमें दिया, तो ई में दिया, तो आप यहाँ पे ई का लिखोगे। उसके बाद आप देखोगे तो बी है जो कि टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा है, डिफिनेशन जो टेक्नोलॉजी की थी उसके अंदर जाके डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी बता रहा है। तो यहाँ पे लास्ट में मेरा बी आ जाएगा। क्वेश्चन सेम है, आपको लाइक बताना है कि ऑर्डर
कौन सेकेंड है, कौन फोर्थ है, कौन थर्ड है, कौन फिफ्थ है एंड कौन फर्स्ट है। ये बहुत सिंपल आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अभी। तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आपने पॉज करके आराम से सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया एंड आप, अब मैं यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा और आप मैच करेंगे कि आपने सही सॉल्व किया था या नहीं किया था। तो अगर इसे पूरा पढ़ते हैं तो हमें कुछ कुछ ऐसा सेंट्रल थीम समझ में आता है कि इसमें किसी एक पैंडेमिक लाइक जो कोरोना वायरस उसके बारे में बात की गई है, उसने कैसे कैसे उनका फूड सिस्टम चेंज किया उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो हम उसी को ब्रेन में रखते हुए इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हम पहला वाला पढ़ते तो ये किसी से कंपेयर कर रहा है, राइट। तो और ये देखेंगे वहाँ पे इनकम्प्लीट भी, इसको हम ध्यान देखेंगे ना। अगर हम इस वाले पार्ट को ध्यान दें तो बट इट इज, फिर यहाँ से ना मैं पिक करके बनाना तो पैराग्राफ है, तो इसके बाद कोई ना कोई सेंटेंस ही आएगा यहाँ से। तो हम पढ़ के भी चेक कर सकते हैं क्या बट इट इज फ्रूट पिकर्स एंड सुपर मार्केट एम्प्लॉयज, बट इट इज डेट इज, यानी पी के बाद आर तो नहीं हो सकता, कुछ भी हो जाए पी के बाद आर नहीं होगा। बट इट इज, अब हम एस को चेक करेंगे, बट इट इज वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिसेंट शॉर्टेज, हाँ ये हो सकता है। क्या टी हो सकता है, बट इट इज वन ऑफ द मेनी इफेक्ट्स ऑफ द कोरोना वायरस इन द यूके हैज बीन, नहीं अच्छा ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ना कोरोना वायरस एक नया टर्म को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ये ये से जो स्टेटमेंट टी स्टेटमेंट है ये इसके बाद नहीं आ सकता है, यानी जो पी है पी के बाद एस आ रहा होगा, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे सेंटेंस अपने पूरे दोनों सेंटेंस को पी एंड एस को, तो ये सेंटेंस एक दूसरे में पैराग्राफ में सेंस बनाएंगे। कंपेयर विथ एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग, food is rarely thought of as an area of public policy in which everyone has an interest, but it is one of the consequences of recent shortages. Food की वजह से recent shortages आई थी, as well as the new and welcome emphasis on the key roles performed by food industry workers. फिर यहाँ पे fruit pickers क्यू वाला जो स्टेटमेंट है, fruit pickers and supermarket employees have opened many citizens' eyes to the danger of this disease. यानी एस के बाद क्यू आ रहा होगा। हमने तीन सेंटेंस एक साथ खोज दिया, पी एस एंड क्यू। हमें इनिशियल सेंटेंस खोजना था, तो ये आर बचता है और टी बचता है। इसमें तो हमें समझ में आ रहा है कि टी ही होगा। अब हम चेक करेंगे इसको पढ़े क्या टी हो सकता है। वन ऑफ द मेनी इफेक्ट्स ऑफ द कोरोना वायरस इन द यूके हैज बीन टू ड्रामेटिकली रेज अवेयरनेस ऑफ आवर फूड सिस्टम। हाँ ये एक नया नया आइडिया शो कर रहा है कि फूड सिस्टम के बारे में कुछ अवेयरनेस है, इस आइडिया को ये इंट्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे। ये सेंटेंस किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, जिस पे डिपेंडेंट है वो कोरोना वायरस वाला लाइन पार्ट पे डिपेंडेंट है, जो कि खुद का ही पार्ट है इसका। तो यानी ये सेंटेंस इंडिपेंडेंट है बाकी सेंटेंसेस से। एंड इसके बाद अगर हम आर को पढ़ते हैं तो ये फूड सिस्टम को डिफाइन कर रहा है। डेट इज द सेट ऑफ अरेंजमेंट दैट डिटरमाइंस हाउ वी शॉप एंड ईट, यानी टी के बाद आर आ रहा होगा, फिर पी एस क्यू। इतना सिंपल सा पैटर्न है, इसके बेस पे क्वेश्चन होगा, उसको आप खुद से कर लेना फिर से। तो पहले पॉज के टाइप्स को खुद से पढ़ेंगे एंड खुद से इसका सेंट्रल थीम क्या है, इनिशियल वर्ड्स क्या हो सकते हैं, मैंडेटरी पेयर्स क्या हो सकते हैं, ये सब आप खुद से सर्च करेंगे। एंड उसके बाद आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आप कहीं से पढ़ना स्टार्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये से हम स्टार्ट करते हैं थर्स्ट इसमें, जहाँ पे ये आ गया, ये मेरा पीछे का सेंटेंस हो सकता है, लास्ट का। फर्स्ट नहीं हो सकता, ये मेरा लास्ट लेकिन हो सकता है, लास्ट हो सकता है। Far more wonderful it is to see what smiles can do. Far more wonderful it is to see what smiles can do. ओके ये मेरा पहला हो सकता है, until and unless ये किसी पे डिपेंडेंट हो। He smiles at someone, ये तो लाइक प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं होगा। लेट्स स्माइल एंड, ये तो हमें कुछ करने के लिए बता रहा है ना, लाइक लास्ट का कुछ हो सकता है, ये हमें कुछ बता रहा है, कुछ करने के लिए बता रहा है। जब सब कुछ हो जाए तो फिर कुछ करने के लिए नहीं बोलते हैं कि कंक्लूजन दे रहे हैं, तो ये कंक्लूजन दे रहा है, ये नहीं है। You smile at one, he smiles at you, so one smile makes two. He smiles at someone, since you smiled then, that one smiles back. E के बाद C होगा, E के बाद C होगा। ये समझ में आ गया, ये दोनों मैंडेटरी पेयर फॉर्म कर रहे हैं कि E के बाद ही C होगा। पहला सेंटेंस मेरा क्या हो सकता है, तो B होगा, क्योंकि B एक मात्र सेंटेंस है जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है, राइट। बी सी यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ए और डी में मेरा लास्ट कौन होगा, ये मुझे जानना होना चाहिए। Thus, a smile can do great good by cheering hearts of care. Let's smile and not forget the fact that smiles go everywhere. ये जो लेट्स स्माइल वाला है, इसका रीजनिंग यहाँ पे दे रखा है। Thus, a smile can do great good by
चीयरिंग्स हर्ट्स ऑफ केयर। हमने ये ई और सी में जो हमने इतना स्माइल किया, उसके बारे में ये बात कर रहा है कि स्माइल जो बहुत अच्छा काम कर सकता है, लोगों का दिन बना सकता है, लाइक हेल्थ वेल्थ के लिए भी केयर कर सकता है। तो ये जो सी है, दूसरी बार स्माइल करने के बाद यहाँ पे ए आएगा। एंड जो लास्ट में काम हमें दे रहा है वो कि चलो और स्माइल करते रहें, स्माइल करते रहें, एंड इस बात को ना भूले कि स्माइल हर जगह जाता है। तो बी, सी, ए, डी। जो डी है ये हमें वर्क करने के लिए कह रहा है, जिसका रीजनिंग हमने ए में दे रखा है। क्यों करना चाहिए हमें वर्क? क्योंकि जो ये स्माइल है ये बहुत अच्छा काम करता है, लोगों का दिल को लाइक चीयर करता है, इसलिए हमें ये करना चाहिए। अगर आपको और पैरासेमस प्रैक्टिस करना है तो आप दूसरे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। और एसएससी के, सीजीएल के मेंस का, टीयर 1 का हमने पैरासेमस और भी प्रैक्टिस कराया है।